सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेके एग्ज़ाम मेड इजी। तो जिस तरह से हम अकाउंटेंसी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की कल से, तो आज है इसका लेक्चर सेकंड। तो आज लेक्चर सेकंड में हम करेंगे टॉपिक आपके सिलेबस से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज अकाउंटिंग के डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें आज जो अकाउंटिंग के डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। देखिए, जो हमें पहले पता था कि अकाउंटिंग का हमें पूरा जो प्रोसीजर हमें पता है। क्या हमें लिख दूँ एक बार? आइडेंटिफिकेशन आई, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एम, क्लासिफिकेशन और नहीं, पहले रिकॉर्ड करते थे, फिर उसकी कम्युनिकेशन होती थी, है ना। देखो, रिकॉर्ड, मेजरमेंट, आइडेंटिफिकेशन। ये याद है आपको जो मैंने निमोनिक्स बताया था लास्ट क्लास में? IMRC। आइडेंटिफाई करते थे ट्रांजैक्शन को कि लायक भी है करने के नहीं, फिर उनको मेजर करते थे किसमें? मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई करते थे। फिर रिकॉर्ड कैसे करते थे? लेजर करते थे, उससे पहले जर्नल करते थे, जर्नल पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। जर्नल प्राइमरी बुक होती है, लेजर सेकेंडरी बुक होती है ना। फिर उसके बाद उसकी समराइज करते थे उसको ट्रायल बैलेंस में, याद होगा आपको। फिर उसके बाद इंटरप्रेट होकर रिजल्ट्स बनते थे, PNL अकाउंट्स, पोजीशन स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद उसको कम्युनिकेट किया जाता था, है ना। इसको कम्युनिकेट किया जाता था। तो ये तो आपको याद है अकाउंटिंग का। अब जो अकाउंटिंग बेस्ड किस पे है, क्यों क्यों उसको किया जाता है, वो क्या रूल्स को फॉलो करता है ना, ये हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में। क्या रूल्स को फॉलो करेगा। तो देखिए, जो डिफरेंट अकाउंटेंट्स थे, जो मतलब बेसिक एग्रीमेंट हुआ काफ़ी जो पुराने टाइम के थे, स्टार्टिंग जब हुई अकाउंटेंसी की, तो यूनिवर्सल रहे जो अकाउंटेंसी है कि मतलब एक जगह की जो अकाउंटिंग हो रही है वो दूसरी जगह की अकाउंटिंग से सिमिलर हो, एक जगह का इंसान दूसरी जगह की अकाउंटिंग हुई समझ सके, पढ़ सके। तो इसके लिए क्या किया गया, कुछ ग्राउंड रूल्स बना दिए गए, है ना, ताकि जो भी अकाउंट से रिलेटेड है, जो अकाउंटिंग कर रहा है या उसको पढ़ रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, वो उसको समझ सके। तो इसके लिए उन्होंने एक सिमिलर सेट ऑफ रूल्स बनाए जिसको फॉलो किया जाएगा अकाउंटिंग करते हुए। अब वो कौन से रूल्स हैं? GAAP, गैप। अब इसकी फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये मैंने जैसे बताया कि ये ब्रॉड कंसेंसस पे है, कि मतलब जो पुराने एक्सपर्ट्स थे मिलकर, है ना, स्टार्ट में अकाउंटेंसी के, उन्होंने एक एग्रीमेंट के बेस पे इसको बनाया था, है ना, ताकि यूनिवर्सल लैंग्वेज रहे अकाउंटेंसी की, एक फाइनेंशियल लैंग्वेज। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो यूनिफॉर्मिटी, की यूनिफॉर्म रहे, यूनिफॉर्मनेस, और कंपेरेबिलिटी की, समझिए एक जगह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरी जगह से कंपेयर हो सके, है ना, या एक कंपनी की दूसरी कंपनी से। तो उसके लिए इसको बनाया। आप समझ गए बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में GAAP का कंसेप्ट, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो देखिए, अब इसके बाद बात करें तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। कुछ ऐसे एजम्पशंस हैं जिनको अज्यूम किया जाएगा, जिनको फॉलो किया जाएगा अकाउंटिंग के दौरान, है ना। अब वो क्या एजम्पशन है? तो पहली बात तो ये कि जो अजम्पशन है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये कौन से वाले हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, AS1। और इनको, इन स्टैंडर्ड्स को सेट किसने किया था, दिया किसने था? ICAI। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने दिया था। अब देखिए, जो ये तीन है, पहले तो अब इनको आगे भी समझेंगे हम, एक बार नाम पढ़ लीजिए। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। अब गोइंग कंसर्न क्या क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आपको ये नहीं मानना है कि बिजनेस आपका कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा, जल्दी बंद हो जाएगा। आपको ये मानना है गोइंग कंसर्न में कि हमारा बिजनेस है वो इनडेफिनेट पीरियड तक रन करेगा, और उसी के बेसिस पे आपको इसमें प्रोसेसेस भी करने हैं। क्या है इसका गोइंग कंसर्न का? बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर। कंटिन्यू फॉर एवर ये मान के चलना है कि वो इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा। नॉट क्लियर, हमें नहीं पता वो कब बंद होगा, हमें सोचना ही नहीं उसके बारे में। हमारा ये मानना है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर, ये है गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी का है कि जो अकाउंटिंग मेथड है, जो मेथड यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए, वो साल बार सेम होने चाहिए। जैसे 2020 में एक मेथड हमने यूज किया, वही सेम मेथड अकाउंटिंग का सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी रहेगा। कंसिस्टेंसी में क्या हेल्प मिलती है इससे कि डाटा कंपेरेबल हो जाता है। अब उसके बाद करें एक्रूअल। तो एक्रूअल हमने पहले भी पढ़ा था कल, कि ट्रांजैक्शंस को तब नहीं हमें रिकॉर्ड करना है एक्रूअल बेसिस पे कि
जब हमारे पास कैश फ्लो हुआ, कैश आया या गया, तब करना है जब या तो प्रोडक्ट चला गया या तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया किसी से, तो तब वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इन कंसेप्ट्स को और डिटेल में पढ़ते हैं, जितने कंसेप्ट्स है अकाउंटेंसी से रिलेटेड सारे इसमें कवर होंगे। देखिए पहला कंसेप्ट आ जाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये कल भी पढ़ा था, है ना। अब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का रूल क्या कहता है, इसका कहना है कि जो बिजनेस है, जो कंपनी है और जो उसका ओनर है, वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। सेपरेट लीगल एंटिटीज मतलब कि दोनों जो ओनर है वो बिजनेस से जुड़ा है, उसने उस पर कैपिटल डाला है, पर दोनों है अलग अलग। जो ओनर से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ नहीं होगी, वो उसमें आप अकाउंटिंग में नहीं डालेंगे जब आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। अब देखो इसमें क्या है चीज़, देखो अकाउंटिंग जो होगी, जैसे मैंने बात की, वो हमेशा बिजनेस की होगी, ओनर की नहीं होगी, उसकी चीज़ों की नहीं होगी। अब देखो जैसे कि ओनर कैसे बनता है, वो इसमें बिजनेस में डालता है अपना कैपिटल, और हमने कल देखा था कैपिटल क्या होती है, कंपनी की लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी से हम कहते हैं, ये होती है कंपनी की इंटरनल लायबिलिटी, कंपनी की ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। और ये जो बिजनेस है, कंपनी है, उसको वो पैसा ओनर को देना है, इट ओज मनी बैक टू द ओनर, ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स हमें पता था कि जब ओनर है उसको पैसा चाहिए कोई पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो वहाँ से पैसे कैपिटल से, कंपनी के कैपिटल से निकाल लेता है, ड्रॉ कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। और ये कैपिटल को कम कर देती है, इट रिड्यूसेस द कैपिटल। अच्छा ये तो हमें पता ही है कि, है ना, पर्सनल एसेट आर एक्सक्लूडेड। जो पर्सनल एसेट है जैसे गाड़ी है, घर है, वो बिजनेस में नहीं आएगा, वो उसकी बिजनेस बुक्स में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। अब आ गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, देखो मनी मेजरमेंट का ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, लेन देन की जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, वो किस में एक्सप्रेस की जाएंगी, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के उसमें टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, और उसी में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इसकी इम्प्लीकेशंस मतलब क्या, इसके क्या मतलब हो सकते हैं, 19-20 जो है इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, कुछ सफिशेंसी नहीं है इसकी, क्या है इनसफिशेंसी। एक तो है कि क्वालिटी को इग्नोर कर देता है कंसेप्ट, सिर्फ पैसों के टर्म्स में नापेगा, रिकॉर्ड करेगा, क्वालिटी इग्नोर कर देगा। जैसे मैनेजर जो कंपनी का, उसकी स्किल क्या है, एम्प्लॉयज़ कितने लॉयल हैं कंपनी की तरफ, या कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हो रही है नहीं हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं हो सकती क्योंकि इनका प्राइस टैग ही नहीं है, तो मॉनेटरी टर्म्स में हो भी नहीं सकती रिकॉर्ड, तो ये सब इग्नोर हो जाती हैं। इन्फ्लेशन इग्नोर कर देता है कि समझो अगर जो वैल्यू पैसे की है वो अज्यूम की गई, वो स्टेबल है, द वैल्यू ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी स्टेबल इसमें। अब जैसे कि एक रुपये है, रुपी इन 1990s इट ट्रीटेड एज सेम एज रुपी इन 2023, तो इन्फ्लेशन को ये अपने रिकॉर्ड में नहीं लेता है। जैसे 2000 रुपये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेबिट में है, तो वही 2000 रुपये की वैल्यू जो समझिए 2023 में थी 2026 में भी लिखी जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इसमें है ही नहीं एडअप। तो ये हो गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। गोइंग कंसेप्ट हमने पढ़ा कि जो बिजनेस है वो अपने मान के चलेगा कि वो अपने ऑपरेशन हैं वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए करेगा, फॉर फोरसेबल फ्यूचर, हमेशा के लिए इनडेफिनेट, उसको क्लियर ही नहीं है, बस ये मान के चलना है कि बिजनेस चलेगा हमेशा और जल्दी बंद नहीं होगा। लिक्विडेटेड का मतलब है क्लोज डाउन, ठीक है, जो जल्दी बंद नहीं होगा। अब देखिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम मान के चलते हैं कि आने वाले टाइम तक बिजनेस चलेगा, तो जो डिसीजंस होते हैं वो उसी के रिगार्डिंग होते हैं। जैसे कि हमने समझिए कोई मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, हम 10 साल के लिए वो चलेगी मशीन, ठीक है, कोई मशीन है वो 10 साल के लिए चलेगी। अब हम उसको फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड करते हैं और उसकी साल दर साल डेप्रिसिएशन भी डालते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं 10 साल चलेगी, और हम ये नहीं सोचते कि कंपनी 5 साल बाद बंद होगी। हम इस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से समझते हैं अकाउंटेंसी में कि वो चलेगी आगे, फोरसेबल फ्यूचर तक चलेगी। अब कल को समझो बिजनेस बंद हो जाता है तो हमें उसको तुरंत बेच देना है, तो वो लिक्विडेशन वैल्यू पे बिक जाएगी। डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज की थी वो किसी काम की नहीं रही। लिक्विडेशन वैल्यू की मतलब जो उसी टाइम इंस्टेंटली सेल हो जाए, कंपनी बंद हुई, लिक्विडेट हो गई कंपनी, है ना,
तो उसके बाद इमीडिएटली सेल होगी, तो वो क्या होगी, उसकी जो मशीन थी उसकी वैल्यू क्या होगी, लिक्विडेशन वैल्यू, कि बिकने के तुरंत बाद जिस पे वैल्यू पे वो बिक जाए वो है लिक्विडेशन वैल्यू। अब एक और इसका इम्प्लीकेशन कि हम समझिए कंपनी कल बंद हो जाती है ना, पर हम तो मान के चल रहे थे कि वो फोर्सिबल फीचर तक है हमारे पास कंपनी, तो हमने अगले 3 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम तो भर दिया था, अब वो चला गया। ठीक है, तो ये हो गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और उसकी इम्प्लीकेशन। अब अगली बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की, और इसे हम पीरियोडिसिटी भी कहते हैं, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ पीरियोडिसिटी भी कहते हैं इसको। अब इसके रूल की बात करें तो एक तो हमें पता है कि बिजनेस की लाइफ हमने इंडेफिनेट मानी थी, है ना, कि कभी तक चल रहा है। अब अकाउंटेंसी करनी है, कोई एक स्पेसिफिक पीरियड तो चाहिए ना कि हम उसकी उस टर्म की अकाउंटिंग करें, है ना, अपने डेटा बनाएं, इंफॉर्मेशन बनाएं, फिर आगे उसको कम्युनिकेट करें। तो उसके लिए क्या कहता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ही, कि एक पीरियोडिक टाइम पीरियड में हमें जो अकाउंटिंग है वो करनी है। उसके लिए उसने जो बिजनेस की लाइफ है उसको बांटा है छोटे छोटे इंटरवल्स, और वो कौन से यूजुअली क्या मानते हैं हम उन इंटरवल्स को, 12 महीने का, 1 साल का। क्यों? ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस एनुअली मेजर कर सके बिजनेस की। तो किस में बांटा है स्मॉल इंटरवल्स, वो यूजुअली कितने होते हैं, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल। अब वो 1 साल क्या है, फाइनेंशियल ईयर। जैसे इंडिया में आपको याद रखना है जो स्टैंडर्ड पीरियड है 1 साल, वो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये इंडिया का फाइनेंशियल ईयर होता है, FY फाइनेंशियल ईयर। आपने पढ़ा होगा FY 2026 टू 25 to 26, है ना। तो ऐसे चलता है, जैसे 1 अप्रैल 2025 टू इस समझिए इस साल 31 मार्च 2026, तो ये 25 to 26 फाइनेंशियल ईयर आ गया। ठीक है, अब हमें पता है इट प्रिपेयर P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, तो परफॉर्मेंस के लिए। और अगर ये नहीं होगा ना अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, तो इसके बिना हमें कभी पता नहीं चल पाएगा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस क्यों हुआ, क्योंकि हम तो मान के चलते बिजनेस हमेशा चलेगा, तो अगर हम उसको बांटेंगे ही नहीं, उसको मेजर ही नहीं करेंगे परफॉर्मेंस बीच बीच में, तो हमें प्रॉफिट लॉस तो पता नहीं चलेगा। और कब पता चलेगा सिर्फ प्रॉफिट, जब कंपनी फाइनली बंद हो जाएगी लास्ट में, क्योंकि तब भी होगा। अब बात करते हैं कॉस्ट कंसेप्ट की, इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। अब इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि जो एसेट्स को रिकॉर्ड करना है बुक्स में, है ना, बुक्स मतलब जर्नल हो गया या लेजर पोस्टिंग हो गई, जो एसेट्स को रिकॉर्ड करना है वो हमेशा उसके परचेज प्राइस में करना है उसको रिकॉर्ड। परचेज प्राइस मतलब एक्वायर्ड कॉस्ट, एक्वायर्ड कॉस्ट मतलब कि जिसमें आपको वो सामान पड़ा है, समझो कंपनी को कोई मटेरियल है ना, वो मटेरियल उसको चाहिए और उसने उसको एक्वायर किया, खरीदा कहीं से। अब उसके लिए उसको एक तो खरीदा उसने, तो उसकी प्राइस, वो कहीं दूर से लेकर आया ट्रांसपोर्ट की, अब वो मशीन थी कोई, है ना, तो उसको इंस्टॉल कर दिया तो उसके पैसे, और जो भी उसको कॉस्ट लगी कि वो जो मटेरियल या मशीन है वो रेडी टू यूज़ हो जाए कंपनी के लिए, तो उसमें उसे कहते हैं हम टोटल कॉस्ट। और वही टोटल कॉस्ट इंक्लूड करती है इसमें एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर, और इसी कॉस्ट को बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये कहता है कॉस्ट कंसेप्ट। एसेट्स आर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड एट देयर परचेज प्राइस या फिर एक्विजिशन कॉस्ट। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि जो मार्केट वैल्यू है इसको इग्नोर कर दिया जाता है। समझो 2000 ईयर में हमने 5 लाख की ज़मीन खरीदी, अब वो बुक में आज 2026 में भी 5 लाख की ही होगी, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू तो 5 करोड़ होगी, तो बुक में वो 5 लाख की रहेगी। तो ये इसकी इम्प्लीकेशन है कॉस्ट कंसेप्ट की। अब रीज़न ऐसा क्या है कि मार्केट वैल्यू जो है ना वो सब्जेक्टिव है, ओपिनियन बेस्ड है, कि ओपिनियन पे चलती है मार्केट बेस्ड की। जैसे ज़मीन, यहाँ पे ज़मीनें सस्ती हो रही है, महंगी हो रही है, ये ओपिनियन पे है। अच्छा, उसने 1 करोड़ की बेची, अब ज़मीन की प्राइस तो महंगी होगी, तो उसके बाद 1.5 करोड़ की बिक गई 2 साल बाद, 1 साल बाद, तो ओपिनियन बेस्ड है। कॉस्ट जो है ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट बेस्ड है, कि उसमें खरीदी तो बुक में नोट डाउन हो गई तो वो उतने में रहेगी। ठीक है, अगली बात आ गई डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके 2 इफेक्ट होंगे। मैंने बताया था आपको, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा, क्रेडिट हमेशा राइट साइड पे आएगा। डेबिट का मतलब है व्हाट कम्स इन, जो कंपनी में ऐड होगा। क्रेडिट मतलब व्हाट गोज आउट, जो कंपनी से नेगेटिव होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला भी इनका बताया था मैंने। कैपिटल कैसे होता है, कैपिटल आया तो एसेट हम प्लस में लेंगे और लाइबिलिटीज माइनस में।
तो ये भी हो गया फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कह रहा है कि राम है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50 लाख रुपए कैश से। अब बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लाया राम। अब वो चाहे बिजनेस में कैपिटल लगाए, पर है तो वो एसेट ही ना। मानते हैं हम उसकी इंटरनल लाइबिलिटी है कंपनी की, पर अभी जो उसके पास कंपनी के पास जो पैसा आ गया वो उसके पास 50 लाख रुपए आ गया है ना। 50 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो 50 लाख रुपए कैश पड़ा है कंपनी के पास। अब वो कैश तो कंपनी का एसेट है ना, डेबिट में होगा, वो एसेट है, ऐड हो गया हुआ है ना हमारे पास। जब हम बनाएंगे एसेट वर्सेस लाइबिलिटी का, तो प्लस में होगा, कैश पड़ा हुआ है। अब कैपिटल जो है वो 50 लाख से बढ़ गया, ठीक है, इक्विटी बढ़ गई ओनर की, कौन है ओनर? राम की, ठीक है। अब क्या करती है कंपनी कि उस कैश के बदले कुछ गुड्स खरीद लाती है ना। अब एसेट मैंने आपको बताया था, कैश एसेट हो सकता है, स्टॉक एसेट होती है, मशीन एसेट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट होते हैं, है ना। तो जब वो गुड्स खरीद के लाया तो जो स्टॉक एसेट है वो इंक्रीज कर गया, पर जो कैश एसेट है ना वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश 50 लाख था। अब समझो उसने 5 लाख रुपए का स्टॉक ले आया, कोई गुड्स ले आया। अब चाहे 60,000 स्टॉक्स है उसके पास, 5,000 स्टॉक्स नए आ गए 5 लाख रुपए के, तो जो हमारे पास स्टॉक्स हैं वो बढ़ जाएंगे 65,000, 65,000। तो स्टॉक एसेट इंक्रीज कर जाएगा, कैश डिक्रीज कर जाएगा, 50 लाख से 45 लाख हो गया। वैसे ही हम मशीन खरीद के लाए, समझो क्रेडिट, उधारी पर। अब हमारे पास मशीन जो एसेट है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, पर हमारी जो लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स वाली है ना, हम किसी से उधारी पर लाए थे क्रेडिट, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, इसे हम रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं। अब ये एकदम मतलब एक्यूरेट बेसिस पे ऊपर ऊपर से है ना, ये भी होगा, इसके अगले वाला मटेरियल भी होगा, बताऊंगा क्यों। देखो, ये कहता है कि रेवेन्यू को तभी माना जाएगा, इज कंसीडर्ड अर्नड ओनली व्हेन, कब? जब जो लीगल टाइटल मतलब ओनरशिप है सामान की, वो बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब ये है कि समझो आपके पास सामान कोई है, ठीक है, ये आपका गुड है कोई कंपनी का, ये कंपनी का गुड है। अब कब मानेंगे कि हमारे पास रेवेन्यू आ गया, उसको हम नोट डाउन करेंगे, कब मानेंगे? तब नहीं मानेंगे जब हमारे पास कैश आ गया, उसने कस्टमर ने कैश दिया, नहीं मानेंगे। अच्छा, ऑर्डर कर दिया उसने, वो तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। आपको याद रखना है, कोई ऑर्डर आ रहा है कंपनी के पास, वो ट्रांजैक्शन अभी नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डर है, बातों पे है सिर्फ, वो नहीं है, वो तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ कि पैसे आ गए, तो पैसे आ गए तो ये क्या होगा? पैसे है, अभी कंपनी पर लाइबिलिटी है, उसने सामान डिलीवर नहीं किया है। जब तक कोई कंपनी अपनी सर्विस या फिर गुड्स दे ना दे कस्टमर को, ओनरशिप ट्रांसफर ना हो जाए कि ये हमारे पास था, हमारा स्टॉक था, अभी आपका चीज़ बन गई है, तब तक उस रेवेन्यू को कंसीडर नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक वो उसको ट्रांसफर ना हो जाए ओनरशिप बायर को। अब देखो, जैसे कि कोई गुड्स है ना, वो मार्च में बेचे गए, सोल्ड इन मार्च, पर पैसे जो हैं वो अप्रैल में आ रहे हैं, तो रेवेन्यू इस वाले कंसेप्ट से कब रिकॉर्ड होगा? मार्च में हो जाएगा, क्योंकि जब चला गया, बेच दिया हमने गुड, पैसे चाहे उधारी पे गया था, पैसे बाद में आने थे, पर हम उसको नोट डाउन तब करते हैं जब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। और यही मैंने बताया, अगर एडवांस रिसीव हो गया अप्रैल में, है ना, तो एडवांस पैसे का जो है वो बाद में आया अप्रैल में, तो वो रेवेन्यू नहीं है, वो मार्च में जब चला गया था सामान तभी है, वो लाइबिलिटी है कंपनी की, जो अगर एडवांस आ गए पैसे पहले तो। अब आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? वो खर्चे पे कहता है जो खर्चा लगा हमारा, एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, रेवेन्यू कमाने के लिए, कब मैच करना चाहिए? इट इज मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू इन द सेम पीरियड। मतलब जिस पीरियड, जिस मंथ का रेवेन्यू आपने निकाला है, उसी के अगेंस्ट, है ना, उसी के साथ ही आपको उसी टाइम पीरियड का खर्चा भी निकाल लेना है, ये रूल कहता है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प होती है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू माइनस मैच्ड एक्सपेंस, उस पीरियड का रेवेन्यू और उस पीरियड में जो खर्चा हो गया वो, तो फिर से हम उस पीरियड का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इसी कंसेप्ट के चलते हमें वी मेक एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट मतलब कि वी कैलकुलेट, है ना, मैच कर लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं उस टाइम पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि वो खर्चे जो हमें देने हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब जो रह गए हैं, बाकी हैं, दे आर येट टू बी पेड, वो हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और प्रीपेड मतलब जो हमने पहले के पे कर दिए। एग्जाम्पल देख लो,
अगर इफ़ यू पे सेल्समैन कमीशन फॉर सेल्स मेड इन मार्च, कोई सेल्समैन है, उसने सेल्स करी थी आपके लिए और उसकी जो कमीशन बनती थी वो आपने उसको मार्च में दे दी, है ना। अब वो सेल्स उसने मार्च में की है, सॉरी सेल्स मार्च में हुई है, अभी आपने कमीशन ही दी है, जो सेल है वो मार्च में हुई है। सेल्समैन आपके लिए काम कर रहा है, आपका सामान सेल करता है वो जगह जगह जाकर, वो उसने मार्च में कर दिया और उसकी मार्च में उसने किया तो उसकी कमीशन बनती है मार्च में, पर आपने उसको अप्रैल में पे किया, है ना। अप्रैल में पे किया पर आपको गिनना उसको हमेशा मार्च में ही पड़ेगा। अब बात आती है एक्यूरियल कंसेप्ट की। अब एक्यूरियल कंसेप्ट क्या होता है? पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि मैचिंग और रेवेन्यू वाला, कि एक्सपेंस तभी करोगे जब होगा इंकर होगा, मैच अगेंस्ट करेंगे उसके। और मैचिंग वाला क्या बताया था कि जो रेवेन्यू होगा वो हमेशा तभी अर्न होगा जब बायर की पास उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी सामान की। तो ये ऑब्वियसली एक्यूरेट कंसेप्ट से रिलेटेड है, क्योंकि वो कहता है कि जो ट्रांजैक्शन है उनको तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो होंगी, ना कि तब जब कैश का फ्लो होगा। तो इस रिलेशन से आपको याद रखना है एक्यूरेल कंसेप्ट इज द मदर कंसेप्ट फॉर मैचिंग एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है मैचिंग और रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए कौन सा मदर कंसेप्ट है, तो वो है एक्यूरेल कंसेप्ट। अब उसके बाद आ जाता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, इसे हम प्रूडेंस भी कहते हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट। अब इसको रूल को आपको एज इट इज रट लेना है, लाइन टू लाइन आता है पेपर में। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। फिर से दोहराते हैं, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसका क्या मतलब है कि आपको कोई भी प्रॉफिट है उसको एक्सपेक्ट नहीं करना है फॉर फ्यूचर। एंटिसिपेट कोई उसके प्रति कोई भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि इतना प्रॉफिट होगा, इतना जनरेट होगा। पहले से आप एस्टिमेट करेंगे, ओवर एस्टिमेट कर लेंगे तो कंपनी खतरे में आ जाती है उससे। तो एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। पर जो लॉसेस आपको लगते हैं कि कोई बैड डेब्ट्स है या फिर आपको लगता है कि यहाँ लॉस हो सकता है, उसको आपको पहले ओवर एस्टिमेट कर लेना, कि पहले से मान लेना अच्छा यहाँ हो सकता है लॉस, यहाँ हो सकता है लॉस। तो यही है आपका रूल, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज जो जो हो सकते हैं। अब जैसे कि इसमें कोई स्टॉक है हमारे पास, इन्वेंट्री है, उसको हमेशा हम वैल्यू कब करेंगे, जो समझिए मार्केट वैल्यू में जो बिक सकता है उससे हमेशा नीचे करना है आपको उसको प्राइस। ये आएगा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में। वैसे ही आ गया बैड डेब्ट्स के लिए, कि हमें प्रोविजन बनाना है कि क्या हुआ अगर हम यहाँ पे लूज कर देंगे मनी, तो हमने लूज नहीं किया पर हमें मान के चलना है कि हो सकता है यहाँ लूज कर दें, वहाँ हो जाए, तो उसके बारे में हमें पहले से ही प्रोवाइड करना है, पहले से प्रिपेयर रखना है कंपनी को। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कंजर्वेटिज्म ऑब्जेक्टिव का, कि टू एंश्योर एसेट्स एंड प्रॉफिट्स आर नॉट ओवर स्टेटेड और एग्जैजरेटेड, कि हमें ज़्यादा नहीं मान के चलना है, ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर लेना कंपनी के प्रॉफिट को या फिर एसेट्स को। अगला आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें पता है कि जो अकाउंटिंग मेथड है वो हमेशा साल दर साल सेम रहेंगे, जो 2020 में है वही 21 में और 22 में। जैसे कि समझिए डेप्रिसिएशन का एक मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, आपको याद रखना है डेप्रिसिएशन का मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमने वो यूज़ किया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 2020 में। अब वही सेम मेथड SLM हम यूज़ करेंगे 2021 में भी और 22 में भी। अब ये क्या हेल्प करता है हमें कि हम कंपेयर कर सकें फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल दर साल, कि आज की 2 साल बाद की, तो इनको कंपेयर कर सकें। अब इसके बाद आ जाते हैं मटीरियलिटी कंसेप्ट। अब मटीरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है? देखिए रूल जो है वो फोकस करता है और मटीरियल फैक्ट्स मतलब जो कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर सकती हैं, है ना। तो उस पर ये फोकस करना है कंपनी को, ना कि उस पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है ना, ट्रिवियल डिटेल्स हैं, छोटी सी हैं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी कंपनी को, तो उनको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? ताकि कंपनी के जो अकाउंटिंग करे उनका टाइम बचे, जजमेंट आराम से हो सके, है ना। तो ज़्यादा वो हेक्टिक ना हो जाए अकाउंटिंग, छोटी छोटी डिटेल्स डालकर, जो अनइम्पॉर्टेंट है उनको डालकर, तो वो ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए। तो ये कहता है मटीरियलिटी कंसेप्ट, फोकस ऑन मटीरियल सिग्निफिकेंट फैक्ट्स। अब मटीरियल क्या होता है? अब इंफॉर्मेशन, हम ऑब्वियसली हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है पहले, इंफॉर्मेशन इज मटीरियल। वो मटीरियल तभी है जब उसको हम चाहे चेंज करें, मिसस्टेट करें, ओमिट कर दें, है ना, हटा दें, बीच से थोड़ा अलग कर दें,
तो वो जो इकोनॉमिक डिसीजन है यूजर्स के उसको अफेक्ट कर सके। यूजर मतलब कि जो उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर सके, या फिर समझिए कोई यूजर है, कोई कंज्यूमर है ना, उसके डिसीजन को अफेक्ट हो जाए कि वो शेयर खरीदने वाला था, अब नहीं खरीदेगा क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई उसमें बहुत ज़्यादा लॉस में की कंपनी है। या यूज़र कौन हो गया, उस कंपनी की मैनेजमेंट है, वो उस डेटा को यूज़ करने वाली है, तो वो भी यूज़र है इसकी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन चेंज नहीं होने चाहिए, है ना, मतलब चेंज हो जाएंगे तो उसको मटेरियल कहेंगे, वो इतना सिग्निफिकेंट होगा। अब इम्प्लीकेशन क्या है इसकी कि स्मॉल आइटम्स जैसे कि कंपनी में यूज़ होने वाला कैलकुलेटर, पेपर, जो बास्केट होती है जिसमें वेस्ट पेपर डलता है, वो चाहे एसेट है क्योंकि वो साल से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कैलकुलेटर ऑब्वियसली 2 महीने में तो नहीं ख़राब होता, पर वो इतना छोटा अमाउंट है कि उसको हम हमेशा एक्सपेंस मान लेते हैं और एक्सपेंसिस में डाल देते हैं कि अच्छा ठीक है स्टेशनरी एक्सपेंस में डाल दो, छोटी सी है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट ही नहीं कंपनी के लिए। अब जैसे कि कंपनी 100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अब उसमें एरर आ गया, 100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हुए 1000 रुपये का वो आ गया हमारे पास, एरर आ गया, तो कंपनी क्या करेगी, उस 1000 रुपये को इग्नोर कर देगी एरर को। क्यों? क्योंकि ठीक है वो छोटा ट्रिवियल है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 1000 रुपये कम भी हो गया तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या जो उसके यूजर्स हैं उसको उनके डिसीजन इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, है ना। और एक और चीज़ है जैसे कि एक और है इसमें कि जैसे रुपीज़ में है तो पैसे राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब ये कुछ कल के डिफरेंसेस हैं, ये एक बार रीड कर लेते हैं हम। पहली बात तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अब हमें पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसके प्रिंसिपल, कंप्लीटनेस, अकाउंट्स, एक्यूरेसी, सूटेबिलिटी पे डिफरेंस देख लो। प्रिंसिपल क्या है, डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट, हमने अभी भी पढ़ा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कि डेबिट और क्रेडिट, ये लेफ्ट ये राइट। सिंगल एंट्री कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं है, इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं इसके। कंप्लीटनेस की बात करें तो ये दोनों एस्पेक्ट्स ट्रांजैक्शन की, लेन भी और देन दोनों को रिकॉर्ड करता है, ये सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को करता है। अकाउंट्स की बात करें तो ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को मेंटेन करता है। अब ये अकाउंट्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ पर्सनल और कैश अकाउंट्स को मेंटेन करता है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस की वजह से हम अरिथमेटिक चेक कर सकते हैं एक्यूरेसी, ये हमें पता है, और इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं होता है, तो ये भी एक डिफरेंस आपको नोट करना है। सूटेबिलिटी की बात करें तो सारे जो प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स हैं, लार्ज फर्म्स हैं, वो ये यूज़ करती हैं। अब ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है सिर्फ छोटी छोटी फर्म, छोटी शॉप्स, वो भी प्रॉफिट मेकिंग हो सकती हैं, पर ज़्यादा बड़ी एंटरप्राइज नहीं, छोटी छोटी यूज़ करती हैं इसको। अब ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस हमने पढ़ा था कल भी। कैश बेसिस की बात करें तो ये तभी रिकॉर्ड होगा जब कैश रिसीव हुआ, किसी को दे दिया, पे हो गया। और एक्रूअल क्या है, जब ट्रांजेक्शन हो गई, या तो अर्न हो गई या तो ड्यू हो गई, कि मतलब सामान चला गया या सामान आ गया, तो उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड की बात करें तो इसमें कैश बेसिस में कोई एडजस्टमेंट नहीं करी जाती है, और इसमें एडजस्टमेंट की जाती है। लीगल स्टेटस की बात करें तो इसको नॉट रिकॉग्नाइज, कोई कंपनी एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता कैश बेसिस को, पर ये मैंडेटरी है, एक्रूअल बेसिस करना अकाउंटिंग में ये कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। सूटेबिलिटी की बात करें तो प्रोफेशनल यूज करते हैं, ये करती हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाते, ये ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं। ये कुछ आपके लिए मैंने इसमें एमसीक्यूज तो नहीं कहेंगे, ये क्वेश्चन आंसर रखे हैं, यहाँ पे एक बार रीड करेंगे जब आपको पीडीएफ में दूंगा, तो आपको खुद हाथ रखकर यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अपने हाथ रखा और इसको रीड करा और देखना आप बता पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, ये मैंने आपके लिए इसी में नोट्स में एक क्विक समरी टेबल भी रखा है, एमसीक्यू से पहले आप इसको एक बार देख लेंगे। पूरा जो हमने जितने कंसेप्ट पढ़े उनके सारे कीवर्ड्स और फ्रेजेस क्या हैं, कि आपको पूरा रिकॉल हो जाए, एग्जाम्पल्स कि आप समझ भी जाए। तो अब एमसीक्यूज देख लेते हैं एक बार। देखिए एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, द ओनर ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड हिज मेडिकल एक्सपेंस इन बिजनेस बुक, विच कंसेप्ट वायलेट हो जाता है। अपना पर्सनल मेडिकल डाल रहा है बिजनेस बुक में, तो ओनर डाल रहा है, तो ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है कि बिजनेस ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग लीगल एंटिटीज हैं, तो उनको वायलेट कर रहा है। तो आंसर हो गया बी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। जब आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी रीड करनी है, इसमें काफ़ी नई चीज़ें मिलती हैं। अब इसकी बात करें, अगला क्वेश्चन है, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। हमें पता है कंजर्वेटिज्म, टिक कर देंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स एट, कब करते हैं, एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जो बिजनेस है वो फोरसीबल फ्यूचर तक चलेगा फॉर इंडेफिनिट पीरियड। ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोई फिगर, राउंड फिगर करेंगे, फाइनल स्टेटमेंट में क्या होगा।
मतलब है कि जो ट्रिवियल चीज़ें हैं उनको रिमूव कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब मटीरियलिटी कंसेप्ट। अब अगला आता है कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। हमें पता है कि रेवेन्यू हम तभी मानते हैं जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है कस्टमर को, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है कस्टमर को। ये कौन सा कंसेप्ट है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, इसे हम रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं। अगला है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटलीस्ट 1 ईयर, एक साल में एक बार करनी है। छोटे पीरियड्स के लिए हमने बात की थी, स्मॉल इंटरवल के लिए, फॉर इंडेफिनिट लाइफ ऑफ अ बिजनेस के लिए हम क्या करते थे कि उसको छोटे छोटे भागों में उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। क्यों? टू चेक परफॉर्मेंस। तो उसके लिए क्या ऑप्शन था? ए, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अच्छा, एक कंपनी एक्स लिमिटेड बोर्ड ने स्टेट लाइन मेथड करती है फॉलो फॉर डेप्रिसिएशन हर साल। क्यों करती है ऐसा? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के लिए, है ना। कंपेरेबिलिटी तो चलिए उसका फीचर हो गया कि कंपेयर होगा, पर कंसेप्ट कंसिस्टेंसी का ये आपको याद रखना है। अच्छा, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस अकॉर्डिंग टू AS1 कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा था, याद करो। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेट। आप इसका एक न्यूमोनिक याद कर लो, है ना, इसका न्यूमोनिक याद करो, GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेट, GCA, ठीक है। अब अच्छा, recording a transaction in the books of account on the assumption that purchasing power of money remain constant violate which limitation। अब ऑब्वियसली हम मान रहे हैं कि जो परचेजिंग पावर है मनी की, परचेजिंग पावर होती है कि जो पैसे की खरीदने की क्षमता है। समझो 5 रुपए का आज पार्ले जी आ रहा है, अब वो चाहे 10 साल बाद कितने का, वो 5 रुपए जरूरी तो नहीं है कि पार्ले जी खरीद पाए, उतना ग्राम ही खरीद पाए, तो वो होती है परचेजिंग पावर मनी की, और ये इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है ना। तो हम ये मान रहे हैं कि परचेजिंग पावर कांस्टेंट है, कभी कांस्टेंट नहीं रह सकती, पर ये हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट है। तो ये कौन सी लिमिटेशन होगी? ये जो लिमिटेशन है ये क्या फॉलो करता है, कौन सा कंसेप्ट? इट फॉलोज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देता है, वो तो मानता है मनी आज भी इतनी है बुक्स में और वो बाद में भी इतनी है। आता है क्वेश्चन लास्ट, otherwise advance received from a customer shown as liability and not income। क्यों? बिकॉज ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। इसका आप ये भी पढ़ सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड, सिंस यू हैव रिसीव्ड द कैश बट नॉट डिलीवर्ड द गुड यू हैव अर्नड इट। आपको रीड करना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस वहीं से थे जो हमने पढ़ा, है ना। तो आज के लिए इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 3 में। लेक्चर 2 इज फिनिश्ड of 20-day series. See you guys in next lecture. Keep studying, keep working hard. Bye and take care.